नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस में। पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? यूनिट सेकंड की सबसे लास्ट टॉपिक को हमने कवर किया था, शोध नैतिकता को। याद होगा ना सभी को? लास्ट वीडियो अभी हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में पिन है, ठीक है। आज हम देखेंगे, वैसे देखना तो हमको क्या था, इकाई नंबर 3, लेकिन इस इकाई नंबर 3 में दिया क्या गया है? बोध है ना। यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी सा स्टेप्स होता है, इस सबको आप पहले ही भी कर चुके हैं और अपने से कर लेंगे, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 4। ये रहा यूनिट नंबर 4, संप्रेषण, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले संप्रेषण में हम पढ़ेंगे संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। तो चलिए आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब की बकवास लास्ट में होगी। आप सब होशियार हैं, वैसे भी कर देंगे। अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए संप्रेषण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन, वैसे तो आप सबने सुना ही होगा, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ये कम्युनिकेशन की तरह ही होती है, उससे थोड़ा सा चेंज होती है। ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन दो अलग चीज़ें होती हैं। वैसे दोनों का यूज़ एक साथ भी किया जाता है, एक जगह पर भी किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस भी होते हैं। उन्हीं माइनर डिफरेंसेस को आपको क्या करना है? पकड़ के रखना है। तो माइनर डिफरेंस ये है ट्रांसमिशन में एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मोबाइल फ़ोन से, तो इसमें एक तरफ से मैं कॉल करूँगा तो मेरे पास कॉल करने के लिए मोबाइल फ़ोन है, तो ये एक माध्यम हो गया ना मोबाइल। तो इसके द्वारा हम कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करना भी एक संचार की प्रक्रिया ही होती है। अपने संदेश को हम इधर से उधर पहुँचाएँगे। ध्यान रखिएगा, इसमें दो पक्ष का होना ज़रूरी नहीं होता है। किसमें? ट्रांसमिशन में। लेकिन कम्युनिकेशन में दो पक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब एक संदेश भेजने वाला और एक संदेश रिसीव करने वाला। ठीक है, ये कम्युनिकेशन में पढ़ा जाएगा। लेकिन ट्रांसमिशन में क्या होता है कि यहाँ पर केवल एक संदेश भेजने वाला होगा और उसका माध्यम होता है। ठीक है ना, तो हम इसमें ट्रांसमिशन में यही पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सबको अच्छे से डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। लास्ट में मैंने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा लिया हुआ है, जब वहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशंस। संप्रेषण, ट्रांसमिशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना, विचार, संदेश, भावना को एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान, व्यक्ति या समूह तक पहुंचाया जाता है। यह संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो संचार प्रक्रिया, संचार मतलब कम्युनिकेशन, मैंने आपको पहले बताया है। चलिए आइए थोड़ा सा हम इसको कैसे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन के अनुसार ही समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना, विचार, संदेश या भावना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, समूह से दूसरे स्थान तक, दूसरे व्यक्ति तक, समूह तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होती है। तो एकदम से ईजी तरीके से लिखा हुआ, मैंने आपको पहले बता दिया है। यदि हम किसी भी संदेश को, किसी भी विचार को किसी भी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? ये ट्रांसमिशन हो जाएगा। ये बिल्कुल किसकी तरह होती है? कम्युनिकेशन की तरह ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश को एक स्रोत से गंतव्य तक एक माध्यम के जरिए पहुंचाया जाए। मैंने आपको बताया ना, इसमें माध्यम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना माध्यम के हम संप्रेषण की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन की कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गंतव्य तक। तो गंतव्य मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन, जहाँ तक हमको पहुँचाना होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मुझे घर में बैठ करके मैसेज टाइप करना है और अपने किसी फ्रेंड के पास पहुँचाना है, तो हम गंतव्य क्या हो जाएगा? हमारा फ्रेंड का फ़ोन या फिर फ्रेंड के पास तक पहुंचाना होगा। तो यहाँ से मैसेज टाइप करके हम सेंड कर देंगे, मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब उसने रिसीव किया कि नहीं किया ये बात अलग है, मैंने इधर से भेज दिया, मैं उसके फ़ोन में पहुँच चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। संप्रेषण के प्रकार पढ़ लेते हैं, आइए देखिए। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस, तो पहला है आधुनिक संप्रेषण। आधुनिक संप्रेषण में क्या लिखा है मैंने? इंटरनेट, सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क। आधुनिक मतलब मॉडर्न। अभी के ज़माने में कौन सा यूज़ किया जा रहा है? तो अभी के ज़माने में इंटरनेट ही यूज़ किया जा रहा है, और जो नेटवर्क आता है वो सैटेलाइट के माध्यम से हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आता है ना। तो इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल क्या हो जाएंगे? ईमेल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है। परंपरागत संप्रेषण। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, जो पहले के ज़माने में यूज़ किए जाते थे, जो अभी भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराने मेथड हो चुके हैं। तो देखते हैं नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। मौखिक संदेश, डाक सेवाएं। तो मौखिक संदेश तो आमने सामने खड़े होकर के हम दे ही सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को बता देंगे तो वो किसी और को बताएगा, ऐसा करके संदेश हमारे गंतव्य तक पहुंच जाता है। अब देखिए उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, चिट्ठी या संदेश वाहक। ठीक है ना,
संदेश वाहक के रूप में पहले कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। आप सब लोग बेहतरीन तरीके से जानते ही होंगे, है ना। प्यार मोहब्बत के लिए भी कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसके आगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखते हैं। ये लिखा है सीधे संप्रेषण, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेषक से सीधे प्राप्तकर्ता तक संदेश का पहुंचना। ध्यान देखिए, प्रेषक कौन हो, जो संदेश भेज रहा है, और प्राप्तकर्ता जहां तक संदेश पहुंच रहा है का सीधे संदेश पहुंचना होता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत बातचीत, मतलब कि फेस टू फेस सामने खड़े हो रहे बात की जा रही है, तो ये सीधे संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अप्रत्यक्ष संप्रेषण, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसके माध्यम से कैसे हो रहा है, देखिए रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से, जहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब कोई ना कोई दीवार हमारे बीच में होगी ही। लिखा हुआ है माध्यम का उपयोग संदेश का पहुँचना है, ठीक है। उदाहरण के लिए रेडियो और टेलीविज़न को, इसके माध्यम से कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर होता है, कहीं की भी न्यूज़ में प्रसारित कर देते हैं, और यहाँ से हम देख करके उसको पता चल जाता है हमको कि ये घटना वहाँ पर घटित हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। संप्रेषण के अभिलक्षण है, तो संप्रेषण के अभिलक्षण में पहला कौन सा है, सूचना का प्रवाह, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अभिलक्षण मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, तो देख लेते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए संदेश को स्रोत से गंतव्य तक प्रवाहित किया जाता है। तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना है, सूचना के प्रवाह में जहाँ पर संदेश को भेज रहे हैं वहाँ तक संदेश पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, तभी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है प्रवाह कुशल और बाधा मुक्त होना चाहिए, मतलब कि किसी भी प्रकार की बाधा हमारे मार्ग में नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए नेटवर्क हमारा एरर हो जाएगा तो हमारा जो संदेश है वो बीच में ही क्रैश हो जाएगा और संदेश नहीं जाएगा, ठीक है, मैसेज फेल्ड हो जाएगा, फिर हमको दोबारा उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। वही है, बाधा मुक्त करके रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, माध्यम। माध्यम तो जरूरी होगा ही, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, संप्रेषण की। अगर माध्यम ही नहीं होगा तो हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचेगा। अगर मान लीजिए मैं अपने मुंह से भी बोल रहा हूं तो एयर के माध्यम से हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंच रही है, ठीक है। हमारे बीच में कौन सा माध्यम है, एयर है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, संदेश को भेजने के लिए किसी न किसी माध्यम का उपयोग होता है, जैसे मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में यही मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, इन सब का। मौखिक के रूप में हम जैसे बोल रहा हूँ मैं और आप तक संदेश पहुँच रहा है। लिखित के रूप में जैसे चिट्ठी हो गई, पत्री हो गई और आपके संदेश हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, स्रोत और गंतव्य। मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको आप लोग बहुत ही टफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है मैं उन सबको कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सब लोग नोट्स बनाते जाइएगा और इन सब के प्रकार और अभिलक्षणों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्रोत और गंतव्य, मतलब कि कहाँ से भेजा रहा है वो ध्यान रखना है, और गंतव्य डेस्टिनेशन कहाँ के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ से भेजा जा रहा है वो स्रोत होगा, कहाँ के लिए भेजा जा रहा है ये गंतव्य होगा। मान लीजिए एमपी से भेजा जा रहा है, ठीक है, तो एमपी हो गया स्रोत, एमपी से भेजा जा रहा है। दूसरा गंतव्य कहाँ पर भेजना है, तो यूपी में भेजना है, तो यूपी क्या हो जाएगा, गंतव्य। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्रोत वह है जो संदेश भेजता है, ठीक है, और गंतव्य वह है जो संदेश प्राप्त करता है। तो मतलब डेस्टिनेशन, जहाँ से संदेश भेजा जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्रोत, और जहाँ पर पहुँचाना है वो हो जाएगा गंतव्य, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ है। अब प्रतिक्रिया, फीडबैक क्या होती है, तो फीडबैक हमको अपने फ़ोन में ही वैसे मिल ही जाता है। डबल क्लिक, व्हाट्सएप में हमारे डबल क्लिक हो जाती है या फिर ब्लू टिक हो जाती है ना, और ऐसा ही करके हमारे मैसेज में भी होता है, जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं वहाँ पर भी। देखिए क्या लिखा हुआ है, संप्रेषण की प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया आवश्यक होती है, मतलब कि ये हमें फीडबैक पता चलना चाहिए कि जो मैसेज है वो हमारे गंतव्य तक पहुंच गया है। इसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑर्डर को लगाते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में हम किसी भी सर्विस को ख़रीदने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर को लगाते हैं, तो वहाँ पर जब तक हमारे पास क्या नहीं पहुँच जाता है, हमारा पैकेज नहीं पहुँच जाता है, सामान नहीं पहुँच जाता है, तब तक हमारे फ़ोन में रिसीव का मैसेज नहीं आता है, ठीक है। आप सब लोगों ने भेजा ही होगा, कोई ना कोई चीज़ें परचेस की ही होंगी, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो ऐसे ही हमारे संचार प्रक्रिया में भी फीडबैक का काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला है हमारा शोर, नॉइस। सभी लोग जानते ही होंगे, यह वह बाधा है जो संदेश के सही पहुंचने में रुकावट पैदा करती है। ये नॉइस क्या है, एक तरीके की बाधा है और कुछ नहीं है, है ना, डिस्टर्बेंस है। मतलब कि
हमारे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। वो जो बाधा होगी वो क्या कहलाएगी? वैसे तो यूजुअली नॉइस ही होगी, शोर के कारण ही क्या हो जाता है, हमारी जो आवाज़ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती है, और पहुंचती भी है तो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती है, साफ तरीके से। तो हमारा जो प्राप्तकर्ता होता है वो संदेश को अच्छे से समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो किसी प्रकार की भी रुकावट क्या हो जाएगी? नॉइस। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, गति, स्पीड। तो स्पीड किसकी होगी? हमारे सूचना को भेजने की स्पीड बताई जा रही है। ठीक है, मतलब किस स्पीड से हमारा संदेश वहाँ तक पहुँच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से काफ़ी स्पीड से पहुँच जाता है, सबको पता है। और जो आर्टिफिशियल मेथड होते हैं, जैसे पत्र को लिख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें लिखा हुआ है आधुनिक संप्रेषण साधन सूचना के आदान प्रदान की गति को तेज करते हैं। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि आधुनिक जो क्या है साधन है ना सूचना के, वो इस गति को तेज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सटीकता, एक्यूरेसी, कितने 100% जो मैंने मैसेज भेजा था वो 100% पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। ठीक है, तो इंटरनेट या फिर आधुनिक समय में ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मैसेज भेजा जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई भी मैसेज पहुंचता था, या फिर मान लीजिए कि हम किसी बात को बोल रहे हैं, तो यदि हम अपने मुंह से बोल दिए किसी दूसरे व्यक्ति को और बोल देंगे कि तुम इस व्यक्ति तक ऐसा पहुंचा देना, तो वहां तक पहुंचाते पहुंचाते वो व्यक्ति उस बात को अपने तरीके से बोल देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी हमारी क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में हमारी एक्यूरेसी क्या है? 100% हो चुकी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, संदेश को सही तरीके से प्रेषित करना आवश्यक है। ठीक है, देखिए अब लास्ट में संप्रेषण के महत्व पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन। तो पहला महत्व लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है? ज्ञान का प्रसार। ज्ञान का प्रसार होता कैसे है? तो जब हम किसी भी सूचना को साझा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बताते हैं, तो ज्ञान का क्या होता है? प्रसार हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सब समझते ही होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम किसी भी ज्ञान को किसी व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं तो ये उसका साझाकरण ही होगा, है ना। तो ये ज्ञान एक दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक ऐसे प्रसारित होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, संगठनात्मक कार्य। किसी संगठन में प्रभावी संचार सुनिश्चित करता है। मान लीजिए किसी संगठन को बनाना हुआ या फिर संगठनात्मक कार्य हो गया, तो इस कार्य में जो क्या होता है, संचार होता है ना, वो बहुत ही प्रभावी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि संगठन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होना, एक दूसरे के विचारों का मिलना बहुत ही जरूरी होता है। और एक दूसरों के विचारों का मिलना कैसे होगा? विचारों के आदान प्रदान से, और ये होगा संप्रेषण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, शिक्षा और प्रशिक्षण। तो लिखा हुआ है शिक्षा प्रणाली में सूचना का आदान प्रदान, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब संप्रेषण की बात आती है तो शिक्षा और प्रशिक्षण में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम होता है। इसमें क्या होता है? सूचना का भी आदान प्रदान होता रहता है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध। सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने में भी संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैसे निभाएगा? हमारी जो संस्कृतियाँ होंगी, हमारे जो संस्कार होंगे, हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज होंगे, उनको हम कैसे सीखते हैं? बताए हुए तरीके से ही तो सीखते हैं, देख करके ही तो सीखते हैं, और एक दूसरे का देख करके ही तो सीखते हैं। तो ऐसे ही हमारे सामाजिक ताने बाने का भी निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब लास्ट में मैंने बोला था आपको मैं थोड़ा सा संचार पढ़ूंगा, तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संचार का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संचार का अर्थ किसी विचार, जानकारी, भावना, संदेश का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरण होता है। देखिए मैंने आपको बोला था ना, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक संचार को पहुँचाएगा। ठीक है, वैसे ट्रांसमिशन में भी यही हो रहा था, बट ध्यान रखिएगा मैंने वहाँ पर बोला था कि वहाँ पर दूसरा माध्यम दो पक्ष होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन में दो पक्ष होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखिए और नीचे क्या लिखा हुआ है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश को समझने और प्रतिक्रिया देने पर जोर किया जाता है। मतलब संदेश तुम तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, जब तक ये नहीं पता चलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगी, प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, व्युत्पत्ति। कैसे कम्युनिकेशन जन्म कैसे लिया था, तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है साझा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, परिभाषाएं। कीथ डेविस के द्वारा। कीथ डेविस एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकी क्या थे, विशेषज्ञ थे और समाजशास्त्री भी रहे हैं ये।
ठीक है, इन्होंने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक परिवर्तन किए हुए हैं। इनके द्वारा एक परिभाषा देख लेते हैं कम्युनिकेशन की हम, आइए। तो क्या लिखा हुआ है, संचार विचारों, सूचनाओं, भावनाओं का आदान प्रदान है जो आपसी समझ को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, चार्ल्स रीडिंग। चार्ल्स रीडिंग के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, संचार की प्रक्रिया। ट्रांसमिशन की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चरण क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। जब मैं क्वेश्चन की स्टेज लाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन साफ साफ देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला होगा प्रेषक, सेंडर, जो क्या करता है, मैसेज भेजता है। ठीक है, दूसरा हो गया संदेश, जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो मैसेज है क्या। ठीक है, ऑडियो है, वो वीडियो है, कैसा मैसेज है, या फिर पत्र में लिखा गया है। ठीक है, तीसरा क्या है, माध्यम, किस माध्यम से भेज रहे हैं हम, माध्यम कौन सा है। ठीक है, मौखिक माध्यम है, लिखित माध्यम है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ना, कैसा माध्यम है। फिर लिखा हुआ है लास्ट में प्राप्तकर्ता, 4th नंबर सॉरी, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जिसके पास हमको मैसेज भेजना था गंतव्य में। ठीक है, वो होगा रिसीवर, तो उसके पास मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर लास्ट में लिखा हुआ है प्रतिक्रिया, फीडबैक क्या मिली, क्या उसको मैसेज मिल गया कि नहीं मिल गया, हमारे इधर ब्लू टिक हो गया कि नहीं हो गया, डबल टिक हो गया कि नहीं हो गया व्हाट्सअप में। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है शोर या नॉइस, ये भी एक सबसे लास्ट में, इसको पढ़ने के चरण का सबसे लास्ट हिस्सा ये होता है कि शोर के कारण ही यदि मैसेज हमारा गंतव्य तक नहीं पहुंचा है तो इस शोर के कारण ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलिए संचार के प्रकार देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन के टाइप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो पहला कौन सा है, मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है, भाषा के माध्यम से, मौखिक है ना, तो जब हम बोलेंगे तो हमारी भाषा के माध्यम से ही तो इसका प्रसार होगा। तो संचार का सबसे पहला प्रकार है मौखिक संचार, और ये कैसा होता है, भाषा के माध्यम से। एग्जाम्पल के लिए भाषण हो गया, कहीं पर ग्रुप डिस्कशन या चर्चा हो गई। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है अमौखिक संचार, अमौखिक मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये कैसा होता है, इशारों से होता है, हाव भाव से होता है, शारीरिक संकेतों से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चेहरे का भाव, आंखों की हरकत, ठीक है, हाथों का मटकाना, तो ये सब तरीके कैसे हो जाते हैं, अमौखिक संचार में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। तो लिखित संचार सब जान ही गए होंगे, एकदम जैसे ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, या फिर संदेश को लिखना हो गया। अगर हमने लिख दिया है तो वो संदेश कैसा हो जाएगा, लिखित संचार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है लास्ट में दृश्य संचार, 4th नंबर कौन सा है, दृश्य संचार। तो मतलब कि देखने के माध्यम से जो भी संदेश मिल जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा दृश्य संचार के अंतर्गत आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई ग्राफिक्स हो गया, चार्ट हो गया, कोई वीडियो हो गया, ठीक है, कोई भी न्यूज़ हो गया, कोई भी कार्टून हो गया, उन सबको देखने से हमको जो भी न्यूज़ मिल जाती है, ठीक है, वो दृश्य माध्यम से हमको प्राप्त होती है। तो ये दृश्य संचार का ही क्या होगा, भाग होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।